नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए एक नई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है। और यूजीसी नेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का करेंगे। और इसमें हम लेंगे पर्टिकुलरली यूनिट नंबर 9, एनवायरनमेंट या पर्यावरण से संबंधित जो यूनिट है हमारा। एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट या फिर इसको बोल लीजिए पर्यावरण। ठीक है। पर्यावरण से संबंधित जो हमारा टॉपिक होगा इसको हम लेंगे। ठीक है। तो इसमें यूजुअली होगा क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो एमसीक्यू फॉर्म में होगा। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में होगा तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इनमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी एग्जाम को, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर होगा इस चीज़ का। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता क्या है पहले बताइए। आपको एग्जामिनर का पता नहीं है कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन करेगा। तो जब आपको एग्जामिनर का क्वेश्चंस डिजाइन करना है, आपको सोचना है कि एग्जामिनर किस तरीके से डिजाइन करेगा, तो आपको उसके लिए क्या है कि प्रीवियस ईयर को उठाना पड़ेगा, उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो आप, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है, तो आप क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें एक एक ऑप्शंस का हम एनालिसिस करेंगे कि ये आंसर हुआ तो ये क्यों हुआ। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे बिल्कुल डायरेक्ट फैक्चुअल होंगे, तो उसमें सीधा हम आंसर टिक कर देंगे कि हाँ भाई इसका आंसर ये होना चाहिए, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है और ये फैक्ट हमको पता होना चाहिए, ये फैक्ट है और ये फैक्ट हमको पता होना चाहिए। इसमें नो एंड इफ एंड बट नहीं है। अगर आपको आता है तो आप टिक करिए, नहीं आता है तो आप उसको स्किप करिए, या जो भी आपको जिस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसको अटेम्प्ट करिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको लॉजिकल एनवायरनमेंट में ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या है, लॉजिकल लॉजिकल रहते हैं। ठीक है। पर्यावरण में क्या है, जो आसपास घटित हो रहा है। पर्यावरण में क्या है, जो आसपास, ठीक है, आसपास जो घटित हो रहा है, अगर आप अवेयर्ड हैं, ठीक है, अवेयरनेस रखते हैं, जनरल अवेयरनेस रखते हैं आसपास की चीज़ों का, वातावरण किस तरीके से, आसपास का वातावरण, बस वातावरण कैसा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रदूषण है, इन सब चीज़ों के बारे में सामान्य जानकारी अगर होगी ना, तो इजीली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से इनको अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलो स्टार्ट कर देते हैं फिर क्वेश्चंस को। ये लो अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। मैं क्या है क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है, ऑप्शंस पढ़ूंगा। आप तक जब तक का टाइम है आप सोच लीजिएगा, फिर मैं उसका आंसर बता दूंगा। उससे होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि आपने सही गैस किया है, क्या लॉजिकल, क्या सोच के आपने इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। चलिए अब जैसे पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। भारत में सबसे छोटा उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है। सबसे छोटा उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी की बात कर रहा है ये, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में ये है हमारा प्यारा भारत। ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा ये देखो, ये अपना ये नेपाल साइड लेके, और ये इन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इस इलाके की बात कर रहा है ये। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स, या फिर इसको बोल लीजिए अपन उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी। ठीक है। तो ये राज्य है, इनमें से आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ये ऑप्शन डी मणिपुर। ठीक है। अभी आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आपने अगर मैप को देखा होगा ना, रफ आइडिया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है। अब जैसे इसमें ज़्यादा, अब आपको थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि मैप देखा हुआ है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते। तो त्रिपुरा सबसे छोटा है यहाँ पे, इस तरफ होगा। ठीक है, बाहर की तरफ। तो त्रिपुरा अपना सबसे छोटा है, त्रिपुरा अपना सबसे छोटा है। चलिए, और इसमें सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज किससे कनेक्टेड है। सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज ये देखो, जनरल अवेयरनेस, तो ये आसाम, आसाम क्योंकि सबसे ही कनेक्ट हो रखा है, आसाम सबसे ही कनेक्ट हो रखा है। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी देख लिया। आ जाइए, ये अपना मैप हो गया। अब इसमें ये मैप है तो मैप में देख लो सबसे छोटा कौन सा है, ये देखो अपना त्रिपुरा। ये जस्ट एक रफ है, मतलब रफ आइडिया। कभी कभी जैसे लार्जेस्ट स्टेट में भी पूछ सकता है, नॉर्थ ईस्ट को ना पूछ के सेंट्रल में पूछ सकता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना है। मतलब ये जनरल अवेयरनेस है, इसमें मतलब इसको कहाँ से प्रिपेयर करें, ये कोई सिलेबस में है कि नहीं, प्री डिफाइंड नहीं है। चलो, त्रिपुरा इसमें सबसे छोटा है, अपन ने ये देख लिया। ठीक है। त्रिपुरा और आसाम सबसे बाउंड्री टच कर रहा है, अरुणाचल से भी कर रहा है, नागालैंड से भी कर रहा है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है थोड़ा हाई, जैसे मिजोरम से लेकर आपको सिक्किम जाना हो किसी आदमी को, ठीक है, इन जनरल, तो मिजोरम से पहले आसाम जाएगा, फिर आसाम से अपने पास ये इधर से, या तो इसमें इस एरिया में घुसेगा, इस एरिया में ना होके तो फिर इस एरिया में, ये बंगाल का एरिया है, बंगाल का एरिया है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कहाँ से आ जाना होगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश से मेघालय जाना होगा तो तीन राज्य क्रॉस होंगे, तीन राज्य क्रॉस होंगे। तो ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं। अभी हमने पिछले पिछले स्लाइड में देखा, तो किसी को मान लो कश्मीर से जाना हो,
तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो आपके साथ रिवाइज हो जाएगा। सबसे कम कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक आपको अगर जाना होगा तो कितने राज्यों से होके गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इससे आपका क्या मैप रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। चलिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने मिनिमम मिनिमम मतलब कम से कम राज्य। ज़्यादा तो हो ही सकते हैं, ऐसे घूम घूम के जाओगे तो खूब सारे राज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम ध्यान रखिएगा, इसमें मिनिमम का बताइएगा आप। चलिए अगला सवाल बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की, क्वेश्चन को रीड करो तो अच्छे से रीड करो, ध्यान से रीड करा करो। क्वेश्चन को रीड करने में, ऑप्शंस को रीड करने में समय दिया करो, ठीक है। साथ के साथ स्ट्रेटेजी भी शेयर हो रही है, अच्छी बात है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी के कारण, अब ये क्या पूछ रहा है, तमिलनाडु जो हो गया हमारा, देखो मैप संबंधित कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इधर तो अपना केरला हो गया, इधर अपना तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। इंग्लिश हिंदी इतना तो नॉर्मल है, लिखूंगा तमिलनाडु लिखूंगा उसको हिंदी में, इसको इंग्लिश में तमिलनाडु में लिख दूंगा, एक ही बात है, ठीक है। तमिलनाडु, ठीक है। ये लो, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पे यानी कि कोस्टल इलाके पे, ये तटीय जो क्षेत्र है अपना, कोस्टल इलाका जो है, तट वाला मतलब कोस्टल इलाका है, वहाँ पे पेयजल की समस्या है, हमको देखने को मिल रहा है। पेयजल की समस्या है, बिल्कुल देखने को मिल रही है। पेयजल की, पानी की समस्या देखने को मिल रही है। इन जनरल पानी की समस्या सब जगह ही है, लेकिन पर्टिकुलरली इसमें पूछ रहा है। ऑप्शंस ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शंस क्लोज होंगे लेकिन जो सबसे सही होगा वही आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शंस क्लोज होंगे लेकिन जो सबसे सही आंसर होगा, जो सबसे नियरेस्ट आंसर होगा, जो सबसे नियरेस्ट आंसर होगा वही सही होगा। चलिए, ऑप्शन ए, अधिक मात्रा में जल का वाष्प में परिवर्तन होना, सुनामी के कारण सामुद्रिक जल का प्रवेश, ट्यूबवेल द्वारा भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना, समुद्री तट पर खारे पानी का रिसना, ठीक है। अब ये ऑप्शन है, अब आप देखिए, अधिक मात्रा में जल का वाष्प में परिवर्तन होना, यहाँ ही ऐसा क्या है पर्टिकुलर जो यहाँ पे जल का वाष्प में परिवर्तन होगा अधिक मात्रा में, ऐसा इधर ही क्यों होगा, तमिलनाडु में कोस्टल इलाके में ऐसा होगा क्या। माना कि ये ट्रॉपिक रीजन में है, ये ट्रॉपिक रीजन में है, लेकिन क्या ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से यहाँ पानी की समस्या होनी चाहिए, इससे तो ज़्यादा भाप गिरने की तो ज़्यादा बारिश होगी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाना चाहिए। सुनामी के कारण सामुद्रिक जल का प्रवेश, सामुद्रिक जल का प्रवेश होने से पानी की समस्या कैसे हुई, सामुद्रिक जल के प्रवेश होने से पानी की समस्या यहाँ पे कैसे हुई, ठीक है। ये ऑप्शन कैसे होगा। ट्यूबवेल द्वारा भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना, सवाल ही नहीं उठता। ट्यूबवेल में पानी की, ट्यूबवेल में यहाँ पे, यहाँ तटीय इलाका है, यहाँ पे बहुत कम, राजस्थान जैसा थोड़ी है जल स्तर बहुत नीचे होगा, राजस्थान जैसा थोड़ी है जो जल स्तर बहुत नीचे होगा। यहाँ पे तो जल स्तर क्योंकि पानी है, रिसाव हो के, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता, सबसे पहले ही काट देना चाहिए आपको इस ऑप्शन को। अब है समुद्री तट पर खारे पानी का रिसना, ये बिल्कुल सही जवाब है। खारे पानी का रिसना है जिसके कारण, खारे पानी पर रिसना है जिसके कारण इसका आंसर ही हो जाएगा डी, ठीक है। खारे पानी का रिसाव होता रहता है, समुद्री का जल कैसा है, खारा, तो आसपास का ही रहे उसका खारे का रिसाव होगा यहाँ पे, तो खारे का रिसाव होगा, इसलिए पीने की जो पेयजल की समस्या है वो पानी की समस्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जो क्लोज आंसर होगा ना वो आपको टिक करना होगा। फिर ये देख लो, अभी ज़्यादातर क्वेश्चन लॉजिकल के है, बिल्कुल लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग वाले हैं। मैं तो इनको पर्यावरण के मानता ही नहीं है, तो लॉजिकल वाले सवाल है, ठीक है। इनको जनरली अटेम्प्ट कर सकते हो आप। जहाँ प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का समंजन बंगाल की खाड़ी में होता है, वहीं नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में समाहित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैप देख लेते हैं, फिर ऑप्शंस भी देख लेंगे। ये रहा अपना मैप, मैप में अपन जाते हैं तो ये देखते हैं नर्मदा और ये ताप्ती, ये तो इस तरफ बह रही है, ये इस तरफ बह रही है, और बाकी लगभग सारी इधर बंगाल की खाड़ी में बह रही है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर में जमाइए, इस तरीके का सवाल भी बन सकता है। तो सवाल ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नर्मदा, नर्मदा, फिर है अपनी ताप्ती, फिर है अपनी गोदावरी, फिर कृष्णा, और फिर कावेरी, ठीक है। ये सवाल भी बन सकता है। इसको इससे, फिर उत्तर से दक्षिण है या दक्षिण से उत्तर है, गलत मत कर देना, फिर आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा, कहोगे गलत कर दिया। चलो, तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में तो अपन को ये पूछना बताना है कि नर्मदा ताप्ती इधर क्यों बह रही है और बाकी नदियाँ इधर क्यों बहती है, ठीक है। चलो रीजन देख लेते हैं, ऑप्शन ए देख लेते हैं पहले, घाटी का ढलान में के अनुरूप बढ़ती है। ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय भारत का ढलान सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर है, ऐसा है क्या, पूर्व से पश्चिम की ओर है कि ढलान, पूर्व से पश्चिम की ओर है कि ढलान, पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान होता तो फिर इधर से इधर जानी चाहिए थी ना, पूर्व से पश्चिम की ढलान होता तो फिर इधर से इधर होनी चाहिए थी, तो इधर क्यों बह रही है,
पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं, पूर्व से पश्चिम, थोड़ा सा एरर है। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ ये ढलान है, तो ऐसा ढलान है तो फिर बाकी नदियाँ इधर क्यों बह रही है? अगर ऐसी बात है तो बाकी नदियाँ इधर क्यों बह रही है? चलो, सतपुरा पर्वतमाला के उत्तर में स्थित भारतीय प्रायद्वीप पश्चिम की ओर अधिक नीचा है, ऐसा है क्या? या फिर सतपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित भारतीय प्रायद्वीप का अंश पूर्व की ओर झुकता है, क्या ऐसा है क्या कि पूर्व की ओर झुका हुआ है? अरे भाई, पूर्व की ओर झुका हुआ होगा या उत्तर की तरफ झुका हुआ होगा तो फिर उस डायरेक्शन में कैसे जा रही है नदियाँ? ठीक है, तो भाव तो किस तरफ है, भाव इस क्षेत्र किस तरफ है और झुका हुआ किस तरफ है? भाई इस तरफ झुका हुआ होता तो फिर बाकी नदियाँ इधर क्यों जा रही है? और इस तरफ झुकाव है तो फिर नदियाँ ये नर्मदा और ताप्ती इधर क्यों आ रही है? तो आपको अगर इतना पता होगा नॉर्मली कि इन जनरल अधिकतर नदियाँ किधर जा रही है, बंगाल की खाड़ी में, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका मतलब ये है कि बहाव या ढलान तो इस क्षेत्र में इस तरीके से ही है। जो ढलान है वो तो ढलान जो बनता है, स्लोप जो बनता है वो तो यही है। तो ढलान तो इसका रीज़न हो नहीं सकता। क्यों? ढलान रीजन होता तो यूं बारिश और नर्मदा और ताप्ती यूं बहती। ढलान अगर इसका आंसर होता तो नर्मदा और ताप्ती यूं बहती, यूं नहीं बहती। तो अब इसका आंसर ये वाले ऑप्शंस गलत हो जाएंगे जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इनको काट दो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घाटी का ढलान के अनुरूप बढ़ती है। घाटी के ढलान के अनुरूप बढ़ती है क्योंकि ये घाटी के थ्रू होके गुजरती है नर्मदा और तापी। नर्मदा और ताप्ती क्या है, घाटी बनाते हुए निकलती है इधर से। ठीक है, वैली बनाते हुए बोलती है घाटी, या फिर इसको वैली बोल लो, जैसे कश्मीर वैली। तो घाटी बोल लो या फिर इसको वैली बोल लो। तो ये घाटी की वजह से इसका जो ढलान ढलान नॉर्मल जो ढलान है ना वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, इसलिए मैक्सिमम नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जा रही है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब। तो इसका मतलब ढलान तो इस तरफ है, लेकिन इनमें क्या है, कटाई। घाटी का जो ढलान है इनकी जो पर्टिकुलर ये बनी कैसे घाटी से, तो ये घाटी के थ्रू होके बहती है, इसलिए इसका ढांचा किस तरफ है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये नदियाँ इस तरीके से पूछ सकते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई नदियों का नाम बताइए। ऑप्शंस दे देंगे ABCD और आपको एलिमिनेट करना होगा। तो क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा क्या पूछा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इन जनरल, बस आपको थोड़ा सा उनमें लॉजिकल, मैं तो उनको लॉजिकल ही मान रहा हूँ, पर्यावरण का कम ही मान रहा हूँ। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो यहाँ कि यहाँ पे ढलान तो इस तरफ है, ढलान तो इस तरफ है, इसको क्लियर कर देते हैं। और ढलान तो इस तरफ है इन जनरल, तो सारी नदी इधर बह रही है, लेकिन ये घाटियों की वजह से, ये घाटी पे बनी हुई है तो घाटियों का स्लोप है, घाटियों की वजह से घाटी वाली नदियाँ हैं, तो इस तरफ से ये बहती हुई घाटी में बहती हुई आ रही है। ऊपर से नीचे, नीचे से ये वाली भी ये बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना, इंडस रिवर सिस्टम का, इंडस रिवर सिस्टम का भी ध्यान रखना। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। ब्यास दिखा नहीं रखी इसमें। रवि, सतलुज, ब्यास, ये सारी नदी, सतलुज से पहले ब्यास। ठीक है, ये इसको भी बता सकते हैं, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर अरेंज करो, ये पता होना चाहिए आपको। महानदी डेल्टा की भूमि, डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा कैसे बनता है पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है, महानदी इधर का डेल्टा, महानदी और किसकी बात कर रहा है, महानदी डेल्टा और गोदावरी की, महानदी और गोदावरी डेल्टा की बात कर रहा है ये। ठीक है, डेल्टा से कम होने के कारण, तो अब क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि महानदी जो डेल्टा है उसकी भूमि की उर्वरता, उसकी भूमि की उर्वरता गोदावरी डेल्टा से कम होने के कारण। ठीक है, ये रहा महानदी और अपना ये रहा गोदावरी, पीछे मैप देख लेते हैं। ये रहा महानदी, ये इसका डेल्टा हो गया और ये हो गया गोदावरी। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखो, महानदी डेल्टा की भूमि की उर्वरता गोदावरी डेल्टा से कम होने का कारण, कि ऐसा क्यों है? ऑप्शन देख लो अब। जल वाष्पन, जल वाष्पन के कारण सतही भूमि का कटाव, जल वाष्पन के कारण सतही भूमि का कटाव। ऑप्शन बी, समुद्री पानी का भू सतह पर आप्लावन, परंपरागत कृषि शैली, उर्वरक भूमि का लाल मिट्टी द्वारा शोषण। अभी उर्वरक मिट्टी का लाल मिट्टी द्वारा शोषण, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा इन दोनों में भाई? भाई इसमें और इसमें अलग करना है ना अपन को, तो महानदी और गोदावरी में, तो महानदी और गोदावरी में इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? परंपरागत कृषि शैली, ये तो नॉर्थ ईस्ट में होती है, ये यहाँ पे होती, यहाँ पे जो होगी वही यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ ऐसा क्या होगा कि इसमें ज़्यादा इसमें कम है, दोनों जगह लगभग सेम है। समुद्री पानी का भू सतह पर आप्लावन, ये दोनों जगह, ये कंडीशन दोनों जगह के लिए सेम है। जल वाष्पन के कारण सतही भूमि का कटाव, जल वाष्पन के कारण सतही भूमि का कटाव इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जल वाष्पन के कारण सतही भूमि का कटाव,
क्योंकि जिसका जैसा ज़्यादा स्लोप होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना कटाव होगा। डेल्टा फॉर्मेशन की कंडीशन पता होनी चाहिए, जितना स्लोप होगा, जितना मटेरियल होगा, उतना ज़्यादा कटाव होके उतना ज़्यादा लेके भरेगा। और जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका ढलान ज़्यादा होगा, तो उसमें तेज़ी से पानी आएगा तो रुकेगा नहीं यहाँ पे, तो डेल्टा बनेगा नहीं। डेल्टा बनने के लिए क्या है, यहाँ रुक जाम लगना तो जरूरी है ना भाई। ऊपर से जो भी सामान लेके आ रहा है, पत्थर वत्थर आ रहे हैं, मिट्टी आ रही है, ये सब रुकेगी तभी तो डेल्टा फॉर्मेशन होगा, डेल्टा बनेगा। गंगा का डेल्टा जैसे, डेल्टा बनने का क्या कारण होता है, ये बताओ कि डेल्टा नॉर्थ इधर वाली जैसे पिछले वाली नदियाँ थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती, गंगा डेल्टा बनाती, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ताप्ती क्यों नहीं बनाती। अगर ये भी पता होता तो पिछला वाला सवाल बन जाता, नर्मदा ताप्ती डेल्टा क्यों नहीं बनाती, डेल्टा क्यों नहीं बनाती, ये भी बना जाएगा क्वेश्चन। या ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डेल्टा नर्मदा ताप्ती के द्वारा डेल्टा क्यों नहीं बनाया जाता, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो असर्शन रीजन का है। अभिकथन और कारण, वातावरण में तीव्रते कणों में जलवायु को परिवर्तित करने की शक्ति निहित होती है। प्रत्येक कण लघु लहरों एवं इंफ्रारेड किरणों की अंतर प्रक्रिया में भागीदार होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि अब यही चीज़ है और ये चीज़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों, वातावरण हो गया मतलब वातावरण अपना पास का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, वातावरण अपने आसपास का, उसमें तीव्रते किरणों में जलवायु को परिवर्तित करने की शक्ति नहीं होती। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। क्यों, हर एक पार्टिकल इंपॉर्टेंट है, हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग है। अब इंफ्रारेड बोल लो या कुछ और बोल लो, तो इसमें क्या है कि अंतर प्रक्रिया में भागीदार होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है कि हर एक जो कण होता है उसमें उस चीज का लाइट का डिफ्लेक्शन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वेवलेंथ से मैच करती है। ठीक है, तो ये अभिकथन बिल्कुल सही है और अभिकथन का ये कारण भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर भी ये हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। ज्वालामुखी उद्गार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति हुई है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी सबको पता ही है। ठीक है, ज्वालामुखी के प्रकार भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सिंडर कोन होता है, शील्ड टाइप होता है, ठीक है, बसाल्टिक होता है, ये सब इसके प्रकार है, अलग अलग प्रकार है। सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में दे रखे। सब सवाल एनसीईआरटी से ही बनते हैं भाई, ये बाहर से कुछ नहीं बनता। सब सवाल एनसीईआरटी से ही बनते हैं। एनसीईआरटी पढ़ाइया करें और हो जाएगा आपका काम। चलो, ज्वालामुखी उद्गार के सर्वाधिक, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव, इफेक्ट पूछा है, प्रभाव पूछा है, इफेक्ट पूछा है, प्रभाव 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 प्रभाव। मौसम, मौसम परिवर्तन के रूप में, द्वीपों के धंसने में, वनस्पति का क्षय होने से, पक्षियों के विलोप होने से। प्रभाव पूछा है तो पशुओं का विलोप मेरे को नहीं लगता इसमें इंपॉर्टेंट है, हुआ तो है पर ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है। तो वनस्पति का क्षय होने में तो सबसे महत्वपूर्ण पे आ जाते हो ना सीधा सीधा, मौसम परिवर्तन। CO2 निकलती है मैक्सिमम, SO2 और CO2 गैसेस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे इससे क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी ना। अरे भैया ग्लोबल वार्मिंग होगी कि नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी कि नहीं होगी भैया, वार्मिंग होगी कि नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग। देखो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है। दीपों के धसने से, दीपों के धस कैसे, क्या धसने से क्या हुआ। ठीक है, ज्वालामुखी का क्या कारण रहा, तो अर्थ को एक सुनामी बन जाता है, इसका क्या लेना देना इससे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या रहा, मौसम परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती तो मौसम परिवर्तन करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है ये लोग। महासागरीय जल में CO2 के सामान्य वांछित स्तर से अधिक अवशोषण तथा विघटन होने के साथ, महासागरीय जल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के सामान्य वांछित स्तर से अधिक अवशोषण तथा विघटन होने के साथ क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट है अपन को पता है, ऑक्सीजन की एक लिमिट होती है पानी में, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें अपने को ये पता लगाना है कि ये सब चीज़ें अगर इसमें कम या ज़्यादा होगी, अधिक अवशोषण होगा या विघटन होगा, तो तापमान में कमी होगी, खारे पान में बढ़ोतरी होगी, पादप प्लैंक्टन में वृद्धि होगी और सामुद्रिक स्तर में उत्थान होगा। तो सामुद्रिक स्तर में उत्थान का तो क्या लेना देना कार्बन डाइऑक्साइड के, जितनी उतनी घुल जाएगी उसमें, जितनी उसमें घुल जाएगी, तो इसका क्या लेना देना ये ऑप्शन का। तापमान में कमी होगी, तापमान का कैसे लिंक कर सकते हो डायरेक्टली, बताना जरा तापमान में कैसे लिंक कर सकते हो। अब ऑप्शन बच गए, खारे पानी में बढ़ोतरी होगी या फिर खारे पानी में बढ़ोतरी होगी या फिर पादप प्लैंटन में वृद्धि होगी। अब इसका होता है फाइटोप्लैंटन या पादप प्लैंटन में वृद्धि होगी। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड एल्गी फॉर्मेशन में, इनमें एल्गी फॉर्मेशन में, एल्गी फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि ये जू जूजेंथली होती है, जूजेंथली नाम सुना होगा। चलो इसमें मत उलझो अभी, ठीक है, इसमें मत उलझो जूजेंथली वाले में। इसका आप ध्यान रखो कि पादप प्लैंटन या फाइटोप्लैंक्टन में वृद्धि होगी CO2 के कारण।
ऑप्शन सी इसका ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट। पादप प्लैंक्टन में वृद्धि होगी, फाइटोप्लैंक्टन में अपन देखते हैं ना, पानी क्या होता है आगे आसपास काई जम जाती है, वही काई की बात कर रहा हूँ मैं, काई, उसी को एल्गी बोलते हैं, काई को ही एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो ये काई का फॉर्मेशन होता है, इस काई की वजह से यहाँ पे ये फाइटोप्लैंक्टन उसमें उनकी वृद्धि हो जाती है। चलो आगे आ जाते हैं, कॉलम 2 और कॉलम 1। एसिड बेस की बात कर रहा है, एसिड बेस की बात कर रहा है, एसिड बेस की बात कर रहा है, बहुत सिंपल होता है। पानी का पीएच क्या होता है, न्यूट्रल का, न्यूट्रल, न्यूट्रल पानी का पीएच क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल पानी का पीएच कितना होता है, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म पूछ ले तो इंग्लिश में पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन पूछ ले, और फॉर्मूला पूछ ले तो -10 लॉग H प्लस, फॉर्मूला पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, -10 लॉग H प्लस। तो एसिड बेस की बात कर रहा है, सोरेनसन ने इस स्केल को बनाया था, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ऑप्शन ये बोल रहा है कि न्यूट्रल जो होता है पानी, तो न्यूट्रल कितना होता है, तो न्यूट्रल आपको पता ही होगा सबको, 7 होता है, ठीक है। अम्लीय या फिर एसिडिक, एसिडिक होता है, ये हो गया 7, इधर से कम होगा तो एसिडिक, इधर से ऊपर होगा तो बेसिक या क्षार, खारा। तो 7 होता है न्यूट्रल, ये होता है 0, तो 0 से लेके 14 तक जाता है। देख अब ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, न्यूट्रल 7 होगा, यानी कि एक का आंसर 2 होगा, तो एक का आंसर 2 होगा, या दो ऑप्शन है, एक का आंसर 2 होगा, तो बी और डी तो नहीं हो सकता। अब आप क्या है कि अब आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास पे कंफर्म कर दूंगा। वैसे आपको बता ही दिया, इतना कोई मुश्किल है नहीं। अम्लीय मतलब एसिड, 7 से कम होगा, 7 से 0 की तरफ जाएगा, और 7 से 14 की तरफ जाएगा मतलब क्षार। तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ये पीएच स्केल है, ये मैंने इसलिए लगा रखी है ताकि आपको अलग अलग का पता चल जाए। हमको पता चल गया वाटर का न्यूट्रल होता है। अब ये आपको दूध का पूछ लिया जाए तो दूध थोड़ा हल्का अम्लीय या फिर एसिडिक होता है, 6 इसका पीएच होता है। कॉफ़ी भी, टोमेटो, सोडा, सोडा तो बिल्कुल हो गई, इसमें ही आएगा। कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, सोप, सोप तो बेस होता है। कभी कोई काटा, कोई जानवर काट जाता है ना, कोई जानवर काट जाता है तो वो क्या, एसिड, अम्ल, एसिड छोड़ता है अपना, एसिड छोड़ता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें क्या करते हैं अपन, बोलते हैं ना साबुन रगड़ लो, कोलगेट लगा लो, साबुन रगड़ लो, तो उससे क्या होता है, उससे वो न्यूट्रल हो जाता है, 7 पे पहुंच जाता है, जलन कम हो जाती है, न्यूट्रल हो जाता है उससे, वो न्यूट्रल हो जाता है। तो उसके पीछे लॉजिक है भाई, सबके पीछे। ऐसे ही दूध में मीठा सोडा डालते हैं, नाम सुना होगा आपने, दूध में दूध को फटने से बचाने से मीठा सोडा डालते हैं, मीठा सोडा, किसमें, दूध को फटने से बचाने में। चलो तो क्यों बच जाता है, क्योंकि दूध में क्या होता है, लैक्टोस, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोस या फिर लैक्टिक एसिड होता है, अम्ल होता है। तो उस अम्ल को बचाने, उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें क्या होता है, बेस, बेस डाल दिया जाता है, मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वो क्या होता है, बेस, यानी कि क्षार, क्षार डालते ही न्यूट्रल होता है, वो लंबे समय तक चलता है। भारत में ईंधन स्रोतों में प्रदूषकों का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है। ईंधन स्रोतों में, यानी कि ईंधन जो अपना जो फ्यूल है, फ्यूल में सबसे ज़्यादा जनरेशन किसके थ्रू होती है, तो ये फैक्ट है, फैक्ट पता होना चाहिए। लगभग 70 60, अब तो कम हो गया, 60% के आसपास, ये अभी भी 63% के आसपास। अलग अलग रिपोर्टें अलग अलग रिपोर्ट निकालती है, लेकिन अपन को इन जनरल पता है कि 63% अभी भी आज भी कोयले के द्वारा ही होता है। जलावन द्वारा, ना 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 ना, कचरा जलाने से तो हो ही नहीं सकता। वनस्पति अवशिष्ट द्वारा, ये तो अभी आई है, बायोमीथेनॉल, बायोमीथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, बायोमीथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल इकोनॉमी, बायोमिथेनॉल इकोनॉमी, तो वनस्पति वाली तो अब आई है। कचरा जलाने से वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से इनकम, ये भी नहीं है। जलावन, जलावन, जलावन जलावन वाला ये नहीं है, तो कोयले द्वारा ये हाइड्रोथर्मल वाले जब ज़्यादातर चलते हैं, थर्मल, थर्मल वाले लगभग 63%, डीजल इंजन्स 63 लगभग, ठीक है। नगरीकरण प्रक्रिया के कारण रात्रि में नगरों में वायु, वायु से संबंधित पूछा है, नगरीकरण यानी कि शहरीकरण बोल लो, नगरीकरण क्या बोलते हो, शहरीकरण बोल लो, एक ही बात है। तो ये लॉजिकल है आपके, आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, तो आपने महसूस किया होगा, शहर में आए होंगे, ग्राम गाँव में आए होंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा तीव्र रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा धीमी रहती है, ग्रामीण क्षेत्र जैसी ही रहती है, तो ये तो नहीं होती भैया, ग्रामीण काट दो। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा ठंडी रहती है, ठंडी नहीं रहती, गर्म रहती है, ठंडी नहीं रहती, यही तो लॉजिक है। ग्रामीण जो मिट्टी होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। जो शहर है वो गर्म हो रहा है,
वो गर्म हो रहा है तो ठंडे से गर्म की तरफ हवाएं बढ़ती है, तेजी से बढ़ती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा तीव्रतर रहती है। ऑप्शन ए। धीमी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ठंडी से गर्म की तरफ है। बराबर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मिट्टी है, ग्रामीणों में जल्दी ठंडी हो जाती है, शहर में नहीं हो पाती। बिल्कुल लॉजिकल है। वापस समझा देता हूँ, ये समझ में थोड़ा सा नहीं आया होगा, डाउटफुल रहा होगा। शहरीकरण की बात कर रहा है, वापस आ जाओ। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक तरफ है अपना गांव, ठीक है, एक तरफ अपना गांव मिट्टी है, एक तरफ है अपना शहर। अब गांव से शहर की तरफ, इधर है गर्म हवा, इधर है ठंडी हवा, और इधर है गर्म हवा। तो ठंडे से गर्म क्यों आती है? क्योंकि ठंडे पे होता है उच्च दाब। उच्च दाब या हाई प्रेशर, वो लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो तेजी से बढ़ती है। तो धीमी हो नहीं सकती, तीव्रतर ही होगी, और एक जैसी हो नहीं सकती। तो आई होप, अभी 10 क्वेश्चन किए हैं आप, लगभग लगभग 150 क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे अटैम्प्ट। और भी क्वेश्चंस लेंगे और सब्सिक्वेंट क्लासों में और फर्दर क्लासों में, तो आपको और क्लियर होता जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने पॉजिटिव, आप जो भी कमेंट्स होंगे उसको देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको, आपको अगर ऐसा लगता है कि डायरेक्ट आंसर्स चाहिए तो डायरेक्ट आंसर्स दे देंगे। आपका टाइम अगर आपको लग रहा है कम है, आपको लगता है नहीं एक्सप्लेनेशन से हमको काफ़ी सीखने को मिल रहा है, जैसे आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में कैसे ध्यान रखना है, नॉर्थ से साउथ, और नदियों को भी अरेंज करने के लिए आ सकता है, ठीक है, पहाड़ों को भी अरेंज करने के लिए आ सकता है, पहाड़ों को, पर्वतमालाओं को अरेंज करने के लिए आ सकता है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण अरेंज करो या दक्षिण से उत्तर अरेंज करो, कितने राज्यों से होके गुजरेगी। फिर वायु का हो गया, वायु के दाब का हो गया, और ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी के बारे में हमारी बात हुई, जरासी अलग अलग प्रकार की होती है ज्वालामुखी, ठीक है। और आपने इस तरीके से और सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस, मतलब काफ़ी कुछ आई होप कि सीखने को मिला होगा, कुछ लॉजिकल भी मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।